बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे लखनऊ से। हमारे सामने इस वक्त का बड़ी खबर आ रही है। खबर लखनऊ से है, एक और जहां हम न्याय के लिए खाकी का दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि सीआरपीएफ इलाहाबाद विभाग में तैनात एक अधिकारी जो अपनी बीवी को ही लगभग 17 वर्षों से लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। आपको बता दें, इस तरह के अधिकारी पर जनता आखिरकार कैसे भरोसा करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कानून का पालन करने वाला ही कानून की जब धज्जियां उड़ाने लगे, ये घटना वास्तव में बहुत दुखद और चिंताजनक है। एक सीआरपीएफ अधिकारी जिसे कानून और अनुशासन का पालन करना चाहिए, अगर वह खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी पत्नी को 17 वर्षों से प्रताड़ित करे, तो यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। आरती पाठक के आरोप के अनुसार उनके पति प्रेमी प्रभाशंकर पाठक ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया। ये भी बताया गया कि उन्होंने दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। इस प्रकार की घटनाएं समाज में पुलिस और कानून व्यवस्था पर से विश्वास को कमजोर कर देती है। आरती पाठक न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रही है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि जिनसे न्याय की उम्मीद की जाती है, वही लोग जब अन्याय करें। ऐसे मामलों में न्यायपालिका और उच्च अधिकारियों को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और दोषी को सजा हो सके। आइए सुनते हैं आरती पाठक क्या कुछ कहना चाहती हैं। मेरे को मेरे ससुराल वालों ने शुरू से ही, शादी के शुरू से ही बहुत परेशान किया। हर तरीके का टॉर्चर मेरे साथ होता था। मारपीट, गाली गलौज, ननद भी, सास भी, ससुर भी, हस्बैंड भी, सब मिलके करते थे। पर मैं अपने बच्चों के लिए सब सहती थी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए, जब वो खुद भी नहीं कमाती और अपने पिता के घर नहीं लौट सकती, तो वो हर सीमा तक सहती है। मैं भी वही कर रही थी। मुझे अपने बच्चों का भविष्य दिखता था कि मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से पलेंगे अगर मैं सहती हूँ तो मैं सह रही थी। फिर पिछले 5 सालों से मेरे हस्बैंड जब से मुझे लखनऊ लेके आए, मुझे खुलेआम धमकी देने लगे कि मुझे शादी करनी है। और कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17 साल हो गए मुझे। मेरे पापा जब भी घर आते थे, मेरी मम्मी को हमेशा, जब से मैं जानने लायक हुआ, मेरे पापा मम्मी को हमेशा मारते पीटते मैंने देखा है। इसी सब मैंने देखा है, गाली गलौज में। पापा कभी भी मम्मी के साथ अच्छे से नहीं रहते थे। अभी वो 2-3 सालों से अभी वो घर भी नहीं आते हैं। मम्मी को पूरा एकदम उन्होंने प्रताड़ित करके रखा था, और हमेशा ही से ही पापा गलत थे। हमेशा छोटी छोटी बातों में अपने आप को जिताने के लिए परेशान करते थे। मैंने कोशिश की थी, पर लेकिन वो तो अपने उसमें ही खोए हुए थे, अपने दूसरी चीज़ों में। पापा का कैरेक्टर होते रहा था। इस मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, हमारे साथ पीड़िता आरती जी भी हैं, और इस तमाम मामले की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले ज्ञानेश जी, मैं आपके सामने आपके पास आना चाहूंगी कि लखनऊ से जो मामला सामने आया है, जो रक्षक, जो जनता होती है जिसके पास अपनी रक्षा के लिए जाती है, आज वही भक्षक बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज्ञानेश जी? देख रही हो कि आप किस तरीके से जो एक पुलिस प्रशासन होता है, बिल्कुल। उस पे एक आम व्यक्ति बहुत भरोसा करता है, और जब वो हर जगह थक हार जाता है तो क्या करता है, वो वर्दी पर विश्वास करता है। और वर्दी वो खाकी वर्दी होती है जो बहुत सम्मानीय होती है, बिल्कुल। और तो उसके दरवाजे खटखटाने का काम करती है, और फिर वो वहाँ पर उसको लगता है कि जो मैं परेशान किया जा रहा हूँ, मुझे न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा मामला है निशा, की बता दूं कि एक महिला है जो 17 वर्षों से लगातार परेशान हो रही है, उसका परेशान। कहना है। बिल्कुल। हाँ, और उसने कई जगह प्रार्थना पत्र दिया, यहाँ पर राजधानी लखनऊ में कमिश्नर को और मुख्यमंत्री को भी इसमें पत्र से अवगत कराया है। और ये जो उनका पति है, ये महिला प्रेमी है, उसका कहना है कि एक नहीं कई महिलाओं के साथ में लगातार जो है वो संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल। तो एक दूसरी कोई महिला होगी, उस पर आरोप लगाया, तो उस महिला के चक्कर में इसका पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जा रहा है। जी उसके जो बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फीस नहीं दी जाती है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो जो अच्छा बहुत सी धमकी भी देता है कि आप क्या कर पाओगे, मकान नहीं दूँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो और वो सीआरपीएफ का बड़ा अधिकारी है। अब आप सोचिए कि जो वर्दी में अपने ही घरवाली को अगर कोई परेशान करता हो, तो उससे क्या उम्मीद लगा उम्मीद की सकते हो? जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल ज्ञानेश जी, जी, आपने तो सही कहा। जी।
तो कहीं न कहीं जो ये उम्मीदें होती हैं कि ऐसे व्यक्ति से कि जो न्याय के लिए लड़ते हो, न्याय के लिए काम करते हैं, अगर वही अपने परिवार में पत्नियों के साथ में ऐसा करते हैं, तो ये देश और प्रदेश की जो आम जनता है, उनके बारे में क्या सोच रखेगी? बिल्कुल। ये तो ये हमारे बड़ा समाज सवाल है के कि लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। मैं आरती जी के पास आना चाहूंगी। आरती जी हमारे साथ हैं। आरती जी, आप इस वक्त किस प्रकार की प्रताड़ना का सामना कर रही हैं? जी, जी मैडम, मेरे को 17 साल हो गया मेरी जी। शादी को। और शुरू से ही मेरी ननद, बड़ी ननद सुनीता पांडे, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड, सबने मिलके मैम हर तरीके का टॉर्चर किया। मतलब जी। मारना, पीटना, गाली गलौज करना, यही मेरी जिंदगी थी मैडम। जैसे मैं दिल्ली आपने में कहा रही कि उनके साथ। 17 साल से प्रताड़ित कर रहा है, आपकी शादी को भी कितना समय हो चुका है? 17 साल हो गया मैम। तो शादी 2007 में से मेरी शादी हुई। शादी होते ही आपको मतलब परेशान करना शुरू कर दिया था? जी मैडम, शुरू से ही। क्या आपने पुलिस या किसी अन्य कानूनी संस्था से पहले मदद मांगी है? अगर मांगी है तो उनकी क्या मैं प्रतिक्रिया रही? मैडम, पहले मैंने 16 साल नहीं बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा धमकी देते थे कि मैं घर से निकाल दूंगा, अपने बाप के घर चली जा, घर बेच दूंगा, जिस दिन तू कंप्लेंट डालेगी उसी दिन घर से बाहर कर दूंगा, खर्च नहीं दूंगा। तो मैडम, मैं इतना जानती नहीं थी, कानून वानून मैं नहीं जानती, मैं घर में रहने वाली घरेलू औरत थी मैम। तो मैं डर जाती थी। मैं सब कुछ सह रही थी, अपने बच्चों के लिए सह रही थी मैडम, पर तो मुझे ये नहीं पता था जब कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा था तो आपने अपने परिवार वाले या अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बताया नहीं था क्या? मैडम, मुझे बाहर वालों से, ससुराल में 5 साल रही, मुझे बाहर वालों से बात भी नहीं करने देते थे ये लोग। गाँव जाती थी, रिश्तेदारों से भी बात नहीं करने देते थे, घूंघट में लेके जाते थे और ऐसे ही लेके चले आते थे। मतलब मुझे किसी से भी बताने का अलाउड नहीं था मैडम। पर जब मैं बाहर रही, सीआरपी में रही और दिल्ली में एसपीजी में रही, तो आस-पास वाले सब देखते थे, सबको पता था कि मारते-पीटते हैं, परेशान करते थे। मतलब रो-रो के मैम इतने साल बीत गए, और पिछले 2 साल से उन्होंने एक औरत भी शादी कर ली है, रख दूसरी ली। औरत से शादी कर ली है? आपके जी, होते हुए जी मैम। दूसरी औरत वो से शादी कर ली? जी मैम, वो ससुराल में सास-ससुर ने सबने मिलके किया, सास-ससुर, ननद ने, सबने। और वो साल भर मेरे घर पे ही रही। और उसके बाद जब मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करने लगी, मैंने कहा मैं बताऊँगी, तो उसको इन्होंने किराए पे कहीं बाहर रखवा दिया। अभी इस मामले पे आपने जब आवाज उठा ही दी है, तो अब आपको किस प्रकार की सहायता और समर्थन की आवश्यकता है? अब आपने जब आवाज उठाई है तो आपने कानून का सहारा तो लिया होगा, तो अभी आपको कहीं ना कहीं से उम्मीद है कि मुझे सहायता मिल सकती है? जी मैडम, मुझे उच्च प्रशासन से उम्मीद है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए न्याय चाहती हूँ मैडम, कि मेरे को जी। मेरा न्याय कभी नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार कर दी उन्होंने मैडम। एक औरत जब सहती है, तो वो इसीलिए सहती है कि उसके बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, उसके बच्चे अच्छे से पलेंगे। मैं कमाती नहीं थी, मेरे को बस मजबूरी से दिखती थी मैडम कि मायके वाले, मेरा बाप गरीब है, मेरे पापा तो मेरे को कैसे मेरे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देंगे। पर आज मेरे बच्चों की ज़िंदगी बेकार ही हो गई। उन्होंने खर्च भी देना बंद कर दिया, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। और मुझे बोलते हैं कि पुलिस में जाएगी तो मैं पुलिस खरीद लूँगा, वकील के पास जाएगी तो मैं वकील खरीद लूँगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है तो क्या करेगी? तो बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं मजबूर होके यहाँ आई हूँ मैडम, कि मेरे को कोई चारा नहीं दिखा, कि तो मेरे को अभी कोई तो न्याय दिलाए मेरे बच्चों का। आरती जी, अभी आपके बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपका पति तो अभी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता और आप भी अभी कुछ काम नहीं जी, करती। जी। मैडम, अपनी मर्ज़ी से देते हैं मैम, कभी 15,000, कभी कुछ नहीं दिया। तो उसमें मेरे बच्चों की फ़ीस जितनी है, उतना नहीं हो पाता मैम। मेरे बच्चों की दोनों की फ़ीस ही 35,000 है मैम। मेरा बच्चा कोचिंग करता है, तो मेरा खर्च नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ मैडम? किसके जी। पास जाऊँ? कहाँ से न्याय माँगूँ? मैं गहने बेच के, सबसे माँग के अपना घर का खर्च चला रही हूँ। बताइए, इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हुए मेरा घर ऐसे चल रहा है। ऐसी मजबूरी है मैडम। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी भी हैं। नीरज जी, आपको इस मामले में कानून और न्याय प्रणाली की भूमिका इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि एक रक्षक, क्योंकि कानून जहां पे हम सभी चाहते हैं अपनी रक्षा के लिए, आज वही अपनी पत्नी को 17 सालों से प्रताड़ित कर रहा है, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। नीरज जी। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत दर्दनाक घटना है, निंदनीय है। बिल्कुल। और हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि इनकी आरती जी की बात सुनकर
तो निश्चित रूप से जिस अमले में वो हैं उसका संरक्षण उनको मिलता रहा और उसका वो नाजायज फायदा उठा के इस तरह के उत्पीड़न को या इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे संगठन भी हैं जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम करते हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए और उनको खुद भी स्वतः अगर इस तरह की घटना वो हमारे और आपके माध्यम से टीवी चैनल पे देख रहे हो तो वो स्वयं भी इस तरह की समस्या के लिए आगे आए और इनकी आरती जी की मदद करें। इनको महिला आयोग में भी कंप्लेन करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। अब क्योंकि ये पर्दा हट गया है और ये टीवी चैनल पे आ गई है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इनको महिला आयोग में भी शिकायत करनी चाहिए, मानवाधिकार आयोग में भी जाना चाहिए। अगर उस डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं सुन रहे, दूसरे बड़े अफसरों से जाना चाहिए, मुख्यमंत्री की यहाँ गुहार लगानी चाहिए। तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे इनको काम करना ही होगा और हम इनके साथ हैं और हम लोग इनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि इस तरह का जो मामला है ये हमारे समाज के लिए वाकई में चिंताजनक विषय है, क्योंकि आज आरती जी ने जैसा कि कहा कि अपने बच्चों के लिए वो 16 साल से लगातार सहती आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने आवाज उठाई है तो और भी महिलाएं जो इस प्रकार की प्रताड़ना को सहती हैं उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, बच्चे होते हैं, उनका जो मायका पक्ष होता है वो इतना मजबूत नहीं होता जिस कारण उनको अपने पति का सहकर और रहना पड़ता है। तो आरती जी से सीख लेनी चाहिए कि अभी भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं जो इस तरीके की प्रताड़ना का शिकार है तो उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं फिर से आरती जी के पास आना चाहूंगी। आरती जी, आप और कुछ क्या कहना चाहेंगे? आरती जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कृपया मुझे न्याय दिला दीजिए, मेरे बच्चों का अधिकार दिला दीजिए। अगर मेरे बच्चों का अधिकार नहीं मिला, मैं अब इस परिस्थिति की मैं अपने आप को इस काबिल नहीं मैं अब बच्चे पाल पाऊंगी। अगर मैंने जिंदगी छोड़ दी, मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है मैडम? मुझे इस परिस्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे बच्चों को कौन देखेगा? जी बिल्कुल, हमारे साथ शमशेर जी भी हैं। शमशेर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला सामने आया है इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दोनों का दोष होता है जी। पहले कोई कार्रवाई तो खुल का है और मदद करने के लिए बहुत गठन है। मैं आप लिखित दीजिए, मदद की जाएगी आप तो अभी बहुत सुनवाई हो रही है। ये तो आए जो मदद हम करेंगे, इनका मदद मामले देखने को मिला है। कहाँ भी है? व्हाट्सएप पे नहीं आया। मैं हमारे साथ इंदु जी हैं। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ये जो पूरा मामला सामने आया है, आपको क्या लगता है कि समाज में इस मुद्दे के प्रति वाकई में जागरूकता की कमी है, तभी इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी होती है? इंदु जी। जी इंदु जी। की और उनकी प्रतिष्ठा और परिवार की बात है यहाँ पर, और किस तरह ये फेस कर रहे हैं, ये खुद संवेदना के का विषय है ये। बिल्कुल। लेकिन जहाँ हम अधिकार की बात करते हैं और जहाँ हम न्याय की बात कर रहे हैं तो हमें न्याय के मंदिर जाना चाहिए। हम न्याय के मंदिर क्यों नहीं जा रहे? इन्होंने MA BEd किया हुआ है और सबसे बड़ी चीज है कि ये 156(3) में जाकर के अपनी चिट्ठी लगा सकते हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं है, माननीय न्यायालय में अगर ये पत्र देते हैं तो इन्हें सरकारी अधिवक्ता मिलेंगे जिसमें इनको कोई खर्च नहीं करना है। बिल्कुल। ये तुरंत भरण पोषण की चिट्ठी डालेंगी, इसके साथ अन्य जो अपने अधिकार हैं उसके लिए भी ये बात करेंगी। तो जो न्याय की जो मंदिर है उसमें हो सकता है, जिसको कि हम अपना पारिवारिक न्यायालय कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो इसी तरह की महिलाओं की जो भी उनके अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए बना है। जी बिल्कुल। और अगर पुलिस के पैनल पर ये काम नहीं हो रहा है तो इनको 181 पर जाना चाहिए, जो लोक बंधु अस्पताल में आशा ज्योति करके केंद्र है, वहां जाकर के पत्र देंगी तो वो प्राइमरी बेसिस पे मीडिएशन करते हैं, पति को बुलाएंगे, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर जिसका पक्ष में, क्योंकि न्याय अन्याय की बात होती है, बिल्कुल,
जी बिल्कुल इंदु जी। जी बिल्कुल आरती जी, इंदु जी ने जो कहा आपको इस पर कार्य करना चाहिए और बिल्कुल उन्होंने कहा कि न्यायालय में आपको न्याय जरूर मिलेगा। हमारे साथ माता प्रसाद अधिवक्ता जी भी है। लखनऊ से जो पूरा मामला सामने आया इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आरती पाठक जो है वो 17 वर्षों से प्रताड़ित हो रही हैं। उनके जो पति सीआरपीएफ में तैनात हैं, जवान हैं, और वो लगातार उनको 17 सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम क्या कानून है, आरती जी और तमाम दर्शकों को बताइए। देखिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी देखिए जैसा कि भारतीय जो संविधान है, संविधान 51A के तहत जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार मौलिक अधिकार महिलाओं को भी दिया बिल्कुल। गया है। जहां तक महिलाओं के अधिकारों की बात है तो अभी जो नई सुरक्षा जो कानून भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें जो कानून 498 ये था, अब उसको बदलकर जो है 144B कर दिया गया है, जिसके तहत ये मुकदमा माननीय न्यायालय में सक्षम न्यायालय में जाके मुकदमा दायर कर सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा इनको 125 जो सीआरपीसी था अब वो जो है बदलकर जो 144 बैलेंस हो गया है, उसके तहत ये भरण पोषण के जो मुकदमा कर सकती हैं, इनके व इनके बच्चों को भरण पोषण मिलेगा। बिल्कुल। और एक जो भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था सन 2005 में जो महिलाओं के लिए स्पेशल आया था, जिसमें हम उसको टॉयल डीबी एक्ट कहते हैं, उसके तहत भी ये जो है मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, जिसमें इनके व इनके बच्चों को जो है भरण पोषण की जो व्यवस्था है वो सरकार बिल्कुल दी कराती है। और जाएगी। इसमें यहाँ तक प्रावधान है जो उनका वेतन मिलता है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं और इनका वेतन निर्धारण सरकार भी जानती है, तो उसी के अनुसार इनको व इनके बच्चों को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक जो हिंदू मैरिज एक्ट की बात हम करते हैं तो ये सनातन जो परंपरा होती है, धर्म होते हैं, वो शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अन्य बिल्कुल। धर्मों की तरह हिंदू धर्म में अगर शादी की गई है तो जो बच्चे हैं इनके वैध हैं और इसका न्यायालय कई तरह के इनको संरक्षण और सम्मान देता है। ये माननीय न्यायालय में जाएं और इनको पूरा जो है साथ सम्मान इनके बच्चों और इनको तो सम्मान मिलेगा। और जो वो अगर इनको पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं तो उनको मानना पड़ेगा। और जो उनकी दूसरी पत्नी है वो कहीं से भी लीगल तौर पे पत्नी नहीं उनको बना सकती है जब तक कि दोनों में तलाक ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फिर से आना चाहूंगी, पूर्व प्रदेश मंत्री हमारे साथ शमशेर जी हैं। शमशेर जी, जहां हम न्याय के लिए खाकी का दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। शमशेर जी। मैं निवेदन करूंगा मैडम से, जी आरती जी से, कि अल्पसंख्यक में आपका जो महिला आयोग है जी बाईपोस्ट कर दे, डेटा दे दे उसको घर पे आपको जी बिल्कुल। उससे भी बात हो मिलेगा इनको 100% माध्यम से जो हो सकता अपने पार्टी। जी बिल्कुल। न्याय नहीं मिल रहा। जी शमशेर जी, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आरती जी, तमाम ये जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे इन्होंने तमाम तरह के जो चीज़ें आपको बताई है, आपको इस पर कार्य करना चाहिए और आपको न्याय मिले। मैं ज्ञानेश जी के पास फिर से आना चाहूँगी। ज्ञानेश जी, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे जिन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं दी और आरती जी को सहानुभूति दी और उनको तमाम तरह की चीज़ें भी बताई कि आप महिला आयोग और न्यायालय में जाकर न्याय मांगे, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। देखिए जो ये पूरा प्रकरण है ना, कहीं न कहीं बता दूँ कि आपको भी पता है कि जो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी होता है और अगर उसने पहली शादी की है, जी तो दूसरी शादी वो तब तक नहीं कर सकता है जब जब तक तक पहली डिवोर्स नहीं महिला हो को सकता। डिवोर्स ना दे। बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन इस महिला का ये कहना है कि लगातार उस औरत को ये अपने साथ में रखते हैं और मुझे और मेरे बच्चों को ध्यान नहीं देते। तो सोचिए, उनको कहीं न कहीं उनका ये भी कहना है कि जब मैं थाने में जाती हूँ और उनको कभी बुलाया जाता है, तो पहले तो अधिकारी टाइट होकर बात करता है और बाद में अधिकारी टरका देता है। वो कहता है कि आप जाइए, आपस में समझिए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो कहीं न कहीं जो वर्दी का वो प्रभाव होता है, क्योंकि आदमी कहाँ जाएगा? वो असिस्टेंट कमांडेंट है और असिस्टेंट कमांडेंट अगर किसी एसआई से, इंस्पेक्टर से कह देगा, तो कैसे नहीं उसकी बात को मानेगा? क्योंकि इनके
इनका ये भी कहना है कि देखिए लगातार वो जब किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो बहुत अच्छे से रखते हैं और तब ऐसे दिखाते हैं कि मेरा इस परिवार से बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन बिल्कुल। वो बाहर क्या करते हैं ये हम ही समझ सकते हैं। कई बार इनको मारा पीटा भी इनका कहना है और थाने में कई एप्लीकेशन लगाने के बाद में इन्होंने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मानवाधिकार को शिकायत की है और लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कमिश्नर कार्रवाई से नहीं हुई क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि लेकिन पता है न्यायालय ना के जब मंदिर में तो सभी मुजरिम जो होते हैं वो समान होते हैं, फिर चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी हो। देखिए निशा जी का कहना है कि कोर्ट में हम जाएंगे और कोर्ट में सालों साल मामले लगते हैं जी। और उनका कहना है कि कोर्ट में आप जाओगे मैं वकील को खरीद लूंगा, पुलिस वाले के पास जाओगे मैं उसको खरीद लूंगा, आप कहाँ जाओगे? क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास में ताकत है, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो जो ये प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से वर्दी के अंदर इनका दूसरा रूप है, इनसे बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर परिवार डरता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का जो कानून के जानकार है, कानून के विशेषज्ञ हैं और वही अगर अपने परिवार या किसी अन्य के साथ समाज में करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जाता है। जी ये बड़ा बिल्कुल। दुर्भाग्य कि ऐसे अधिकारियों को संभल के रहने की जरूरत है, वो किसी के साथ ना करे, चाहे अपनी पत्नी हो, अपने बच्चे हो, अपने समाज के साथ में। क्योंकि एक आम आदमी करता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन अगर वर्दी के पीछे जो ये भेड़िए टाइप के लोग हैं, जो ऐसे और भी मैं बता दूं इससे पहले एसपी गोंडा थे, गोंडा के ऊपर भी यही एक आरोप लगा था और फिर उस पर बड़ी मुश्किल से जाकर कई बार अधिकारियों ने बिठाया समझाया लेकिन वो नहीं माने, आखिर में प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की और उनको सस्पेंड किया गया। तो जो वर्दी के अंदर ऐसे लोग कारनामे करते हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता नहीं क्योंकि उठाता, बिल्कुल। ताकत वो कानून के जानकार होते हैं उनसे कौन भिड़ेगा। दूसरी वर्दी इतनी पावरफुल होती है और ये महिला अगर इस टाइप की महिलाएं कितना दौड़ेगी, कितनी जगह जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल कोर्ट ज्ञानेश जी। कचहरी में सालों साल जी। कोर्ट कचहरी में सालों साल लगते हैं। इनका ये भी कहना है कि इलाहाबाद में प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम से है और कैंटीन जो सरकारी कैंटीन है उस कैंटीन को इनके नाम से फाइनेंस करा रखा है, इनको कुछ नहीं पता है और कैंटीन में 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए का कर्जा ले लिया है जी। और उसको सामान बेच दिया रातों रात में जी ताकि अब बिल्कुल। कोई बात होगी तो उसकी भरपाई ये करेंगी, वो सरकारी बिल्कुल। कर्मचारी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जी तो जो ज्ञानेश जी। ये मानसिकता रहती है ऐसे लोगों के साथ में इनसे बच के रहने की जरूरत है बिल्कुल और ज्ञानेश जी। इनको अगर किसी भी विभाग में है तो इन पर विभाग जब तक कार्रवाई नहीं करेगा तब तक इनका मन बढ़ा रहेगा। बिल्कुल ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा देखा जाए तो ये जो व्यक्ति अपने पावर और वर्दी का धौंस जमा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो और लोगों के लिए क्या ही अच्छा कार्य करेगा। तो ये हमारे समाज के लिए बेहद चिंताजनक विषय है। हमारे साथ पीड़िता आरती पाठक थी जिन्होंने तमाम इस मामले के बारे में बताया कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में लखनऊ से एक खबर हमारे साथ और सामने आई थी कि जहां हम न्याय के लिए खाकी का दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर सब कुछ उल्टा देखने को मिला। एक सीआरपीएफ इलाहाबाद विभाग में तैनात एक अधिकारी अपनी पत्नी को 17 वर्षों से ही प्रताड़ित कर रहा है। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।